हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे वन डे ग्राफ जनरेटर के ऊपर। ठीक है, वन डे ग्राफ जनरेटर क्या होता है, इससे का पर्पस क्या है बनाने का, इसके प्रिंसिपल क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वन डे ग्राफ जनरेटर, सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि हमें किसी चीज़ को तोड़ना है, ठीक है, तो उसे तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, तो तोड़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी चीज़ के बारे में जानना है कि व्हाट इज़ द थिंग बिहाइंड दिस वेरी थिंग, मतलब इसके पीछे क्या है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, उसे कोशिश करते हैं कि उसके अंदर के हिस्से को हम समझें। तो अंदर का हिस्सा तभी समझ में आएगा जब हम अंदर तक पहुंचेंगे, और अंदर तक पहुंचने का एक ही जरिया है, तोड़ दो। जब आप उसे तोड़ देते हैं तो फाइनली आपको पता चलता है कि ओह, इसके अंदर तो ये चीज़ था। ठीक है, तो ये तोड़ने का प्रोसेस में, ये इस तोड़ने के प्रोसेस में अगर कोई बड़ा चीज़ है और आप उसे तोड़ना चाहते हैं तो आप हैमरिंग इजीली कीजिएगा, हथौड़ा मारिएगा, वो टूट जाएगा। लेकिन अगर कोई माइक्रोस्कोपिक चीज़ है, जैसे अगर किसी एटम को तोड़ना है तो एटम के लिए तो फिर हैमरिंग काम नहीं करेगा। तो एटम के लिए जब हैमरिंग काम नहीं करेगा तो उस कंडीशन में हम लोग एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं, तो अपने हैमरिंग वाले प्रोसेस में आते हैं। हैमरिंग वाले प्रोसेस में क्या होता है, हम हथौड़ा लेते हैं। हथौड़ा में क्या होता है, लोहे का एक इतना बड़ा एक हिस्सा लगा रहता है उस हथौड़े में। ठीक है, थौर का हथौड़ा आप देखे होंगे। ठीक है, यहाँ पे थौर का हथौड़ा देखे होंगे, उसमें रहता है। ठीक है, तो उस हथौड़े में एक बड़ा सा लोहे का एक हिस्सा होता है। उस हिस्से में मास होता है बहुत ज़्यादा, और आप क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं उसे, उस मास में वेलोसिटी देते हैं। वेलोसिटी देने से उस पूरे हिस्से में मोमेंटम आ जाता है, और जहाँ मोमेंटम है, जहाँ मास और वेलोसिटी है, वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो आप काइनेटिक एनर्जी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हैमरिंग में होता क्या है, हम काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर बात करें, आप किसी चीज़ को हैमरिंग नहीं देख कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के ऊपर काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, तो वर्क डन होता है, वो टूट जाता है। तो किसी एटम को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हैमरिंग करना पड़ेगा। लेकिन हैमरिंग करने में वो सक्सेसफुल नहीं है। तो बेसिक क्या था, काइनेटिक एनर्जी देना। तो हम क्या करेंगे, एटम को अगर तोड़ना है तो सब एटॉमिक पार्टिकल का यूज़ करेंगे। एटम को तोड़ने के लिए सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस वजह से इसे साइड में रखते हैं। बात करते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर किसी चीज़ को तोड़ना है तो हमें इस एटम, अगर किसी एटम को तोड़ना है तो हम काम ये करेंगे कि हम प्रोटॉन लेंगे। ठीक है, प्रोटॉन लेंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मोस्टली हम लोग प्रोटॉन ही लेते हैं। ठीक है, प्रोटॉन इस वजह से लेते हैं क्योंकि एटम का जो सेंटर होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और हम अगर इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे तो वो जैसे ही फील्ड में आएगा अट्रैक्ट होकर उसे चिपक जाएगा, और वो इफेक्ट उतना इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन जो प्रोटॉन है वो आएगा, ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, वापस चला जाएगा। तो हम कहेंगे वो इससे ज़्यादा एनर्जी देना होगा, इससे ज़्यादा एनर्जी देंगे तो ये यहाँ तक आएगा, फिर वापस चला जाएगा। अब हम कहेंगे इससे और ज़्यादा एनर्जी, और जब इससे ज़्यादा एनर्जी देंगे तो ये आएगा, इससे टकराएगा और फिर इसे तोड़ देगा, और हम फाइनली देख लेंगे कि इसके अंदर एक्चुअली में है क्या। बात समझ में आ रहा है। तो हैमरिंग में बेसिकली हम काम ये करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी देते हैं। उसी तरह से अगर किसी एटम को तोड़ना है तो उस एटम को तोड़ने के लिए भी हमें इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा। अब वो काइनेटिक एनर्जी कैसे देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी देने के लिए हम मैकेनिकल एनर्जी का कंसेप्ट समझते हैं, जानते हैं कि अगर आप कहीं पर पोटेंशियल एनर्जी देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, और अगर आप कहीं पर काइनेटिक एनर्जी देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे। हमें काइनेटिक एनर्जी देना है तो हम पोटेंशियल एनर्जी देंगे। पोटेंशियल एनर्जी देने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, U। ठीक है, U इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल चार्ज इंटू पोटेंशियल। ये हम लोगों ने पढ़ा है इसी चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ा है कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो अगर कहीं पर आप पोटेंशियल दीजिएगा, ठीक है, कहीं पर पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल कहने का मतलब है फील्ड। अगर कहीं पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो, और उस फील्ड में चार्ज डालते हैं, तो वो वर्क डन होगा, और वो वर्क डन उसका क्या कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आ गया है, तो यही पोटेंशियल एनर्जी
हाफ mv², ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो इस तरह से हम कहीं पर फील्ड क्रिएट करेंगे, उस फील्ड में हम चार्ज को भेज देंगे, चार्ज को जबरदस्ती भेजेंगे तो वर्क डन मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाफ mv² में, और हाफ mv² में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये उसको जो रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी चाहिए वो ये दे देगा। अगर हमें उतना नहीं है और उससे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देना है तो हम किसे इंक्रीज करेंगे, उसके फील्ड को, उसके पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके हैं, V इज इक्वल टू KQ/R, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए R को कम कर देंगे, R अगर आप नहीं कम कर सकते हैं तो चार्ज के वैल्यू को बढ़ाएंगे, पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को तोड़ सकते हैं, किसी भी सब एटॉमिक या एटॉमिक लेवल पर जो भी चीज़ है उसे तोड़ना है तो हम यही प्रोसेस यूज़ करते हैं। अभी हम लोग वैन डे ग्राफ जनरेटर पढ़ेंगे, उसमें यही यूज़ है, ठीक है। और भी यूज़ है, डीसी करंट पैदा करने के लिए, डीसी वोल्टेज पैदा करने के लिए वैन डे ग्राफ जनरेटर यूज़ होता है। और दूसरा इसका जो यूज़ है वो ये है कि किसी भी एटम को तोड़ने का काम ये करता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस है वो आप समझ गए कि हम क्या करते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल के पास पोटेंशियल एनर्जी दे देते हैं और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, और वो चार्ज पार्टिकल जाता है और एटम से टकराता है, एटम को तोड़ देता है और फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। तो ये प्रोसेस है वैन डे ग्राफ जनरेटर, या ये यूज़ है। इसी टाइप का चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, जहां आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा क्लास 12 के NCERT चैप्टर 4 में, है ना, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको यही मिलेगा, लेकिन डिवाइस चेंज हो जाएगा, प्रोसेस यही रहेगा, डिवाइस चेंज हो जाएगा। डिवाइस का नाम मिलेगा आपको साइक्लोट्रॉन, ठीक है, साइक्लोट्रॉन। उसमें भी यही प्रोसेस है लेकिन तरीका अलग, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी यूज़ करते हैं। उसका पूरा कंस्ट्रक्शन जब वो टॉपिक डील करेंगे तो बताएंगे। अभी फिलहाल समझिए कि वैन डे ग्राफ जनरेटर का 2 यूज़ है। वैन डे ग्राफ जनरेटर एक डिवाइस है जिसका 2 काम होता है। पहला काम क्या है, डीसी करंट, डीसी वोल्टेज पैदा करना, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, तो इस वैन डे ग्राफ जनरेटर से हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को हाई वोल्टेज मतलब हाई पोटेंशियल एनर्जी दे देते हैं, फिर वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, और फिर वो जाता है किसी भी एटम से टकराता है और उसे 2 पार्ट में या 3 पार्ट में जितना है उसे तोड़ देता है, ठीक है। तो ये हमारा वैन डे ग्राफ जनरेटर का यूज़ है। तो वैन डे ग्राफ जनरेटर को और अच्छे से समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है जिसे हम लोग समझेंगे, और फिर आपका ये एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ऐसा कि आप किसी को भी समझा सकें। सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो जाकर ज़रूर दबा दें और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए अपने लेक्चर पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये चीज़, पहला चीज़ समझ में आया। अब यहाँ पर एक जो टर्म है वो समझना क्या है, देखिए, चार्ज डेंसिटी ऑन दी कंडक्टर। ये एक पहला टर्म है। वैन डे ग्राफ जनरेटर पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे, ये उसमें से पहला है। ये इंडिपेंडेंट है, इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसे डील करते हैं। चार्ज डेंसिटी ऑन दी कंडक्टर कहने का मतलब क्या है, देखिए, जैसे मेरे पास एक सरफेस है ये, ठीक है, इसका रेडियस r है और इसके पूरे सरफेस पर पोटेंशियल है, ये पूरे सरफेस पर चार्ज है और पोटेंशियल। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि बताइए कि A पर, B पर, C पर, D पर, ये चारों पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, एक जैसा है या अलग अलग, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि चारों पर बताएं कि पोटेंशियल कैसा है, एक जैसा है या अलग अलग, तो आप कहेंगे कि चारों पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा है, एक जैसा है, क्योंकि ये स्फीयर है और इस पोटेंशियल का फॉर्मूला है Q सबके लिए सेम है, R सबके लिए सेम है, इस वजह से ये सब जगह पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, ये स्फीयर है, इसलिए इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है। अगर हम दूसरा कुछ उठपटांग सा इस टाइप का ले लें, अगर हम इस टाइप का ले लेते हैं, ठीक है, तो इसमें जब देखेंगे तो यहां देखिए पोटेंशियल है, और इसमें अगर हम आपसे सवाल करें कि बताइए कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज़्यादा है, किस पॉइंट पर पोटेंशियल कम है, या सब तरफ पोटेंशियल एक जैसा है, तो आपका जवाब ये होगा कि सब तरफ पोटेंशियल, जब हम इसे चार्ज देंगे तो सब अपने तरफ अपना जगह लेने के लिए कुछ वक्त तक इधर उधर मूव करेगा,
फिर जब सब अपने अपनी जगह पर सेट हो जाएगा तो वो इक्विलिब्रियम वाले स्टेट में आ जाएगा, सब अपने जगह पर फिक्स हो जाएगा। जब सब अपने जगह पर फिक्स हो जाएगा तो इसमें जो पॉइंट है, अगर हम यहाँ से यहाँ चार्ज रखें और यहाँ ले जाएं तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से यहाँ ले जाने में कोई वर्क डन नहीं है। तो अगर यहाँ से यहाँ ले जाने में कोई वर्क डन नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी पोटेंशियल कैसा है, एक जैसा। तो सरफेस कंडक्टर अगर कैसा भी हो, ठीक है, स्फीयर हो या रेगुलर हो या इरेगुलर हो, उसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो सब जगह सेम होता है। इस वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोगों ने इसी चैप्टर में डिस्कस किया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये आप समझ रहे हैं कि जितना भी जहां भी चार्जेस होंगे या जहां भी पॉइंट जो पॉइंट होंगे कंडक्टर पर, वो सब जगह पोटेंशियल सेम, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकला कि कंडक्टर कैसा भी हो, चार्ज देने के बाद जब वो इक्विलिब्रियम वाले स्टेट में आ जाता है तो उसके ऊपर पोटेंशियल जो होगा हर एक पॉइंट पर वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग समझे कि कंक्लूजन क्या है कि V इज कांस्टेंट। V इज क्या मिला हमें, कांस्टेंट मिला। ये एक चीज़ कंक्लूजन निकाले हम, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ से देखिए कि हम अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखने का कोशिश करें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V K Q अपॉन R। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है और हम जानते हैं कि सरफेस पर चार्ज बटा हुआ है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। तो हम Q के जगह तो V इज इक्वल टू K और Q के जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q के जगह लिख सकते हैं सिग्मा इंटू A अपॉन R, ठीक है। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा K का वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा एरिया। अगर हम इस एरिया का बात करें तो ये एरिया होता है 4 पाई R स्क्वायर अपॉन R। अब देखिए क्या क्या चीज़ कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस R से ये R कैंसिल हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू, आपके पास जो रिजल्ट बच रहा है वो ये है, V इज इक्वल टू सिग्मा इंटू R अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो V एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू R। और आप देखें अभी मैंने क्या कहा कि V क्या होगा, किसी भी कंडक्टर पर जब आप चार्ज देंगे वो इक्विलिब्रियम वाले स्टेट में आ जाएगा तो V कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब V कांस्टेंट हो जाएगा तो V कांस्टेंट है और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट होता है, इसके वैल्यू को हम जानते हैं। तो ये पूरा टोटल क्या हो गया, कांस्टेंट। तो जब ये पूरा हिस्सा आपका कांस्टेंट है तो आप देख सकते हैं सिग्मा बराबर सिग्मा इंटू R, सिग्मा R इज इक्वल टू क्या मिल गया, कांस्टेंट मिला। तो हम इसे जब इधर भेजेंगे तो ये मिल जाएगा R, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा प्रोपोर्शनल है किसके, 1 अपॉन R के। अब इसका मतलब क्या हुआ ये हमें समझना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिग्मा प्रोपोर्शनल है R की, मतलब यह है कि जहाँ R कम होगा वहाँ सिग्मा ज़्यादा होगा, जहाँ R ज़्यादा होगा वहाँ पर सिग्मा कम होगा। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इस फिगर में आते हैं। इस फिगर में देखिए ये वाला हिस्सा अगर आप देखें, ठीक है, इस वाले हिस्से के लिए अगर हम बात करें तो इस वाले हिस्से पर आप देखिए ये इतना बड़ा है, ये इसका R हो गया, ये इतना बड़ा है, ये इसका R हो गया, ये इतना बड़ा है, ठीक है। तो ये इसका R हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन जो है वो तीन कोने पर, तीन कॉर्नर्स पर हमने काम करा है। यहाँ पर R देखिए छोटा है, यहाँ पर R उससे बड़ा है, यहाँ पर R सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर R अगर छोटा है तो सिग्मा वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर R अगर कम है, उससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर सिग्मा उससे कम होगा, ठीक है। और यहाँ पर R देखिए सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर सिग्मा क्या होगा, ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर सरफेस एरिया कम होगा वहाँ पर सिग्मा ज़्यादा होगा। अगर इसे हम R1 माने, यहाँ वाला R1 है, यहाँ वाला R2 है, यहाँ वाला R3, तो आप देख सकते हैं कि R1 छोटा है, उससे बड़ा है R2 और सबसे बड़ा है R3। तो सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, अगर यहाँ की बात करें तो सिग्मा 1 यहाँ का ज़्यादा होगा, फिर उससे कम होगा सिग्मा 2 और सबसे कम होगा सिग्मा 3। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर कॉर्नर्स होते हैं, जहाँ पर सरफेस एरिया कम होता है वहाँ पर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होता है। इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, तो आपके घर में इक्विपमेंट्स होंगे, ठीक है, जैसे फ्रिज हो गया,
ठीक है, या फिर स्टेबलाइज़र हो गया। तो आप एक चीज़ नोटिस ये करना कि जब आप फ्रिज या स्टेबलाइज़र के कॉर्नर्स जो एज होता है वहाँ पर जब आप अपने फिंगर को प्रेस करते हैं, या जैसे मान लीजिए कि किचन में कोई खाना बना, फ्रिज वहीं पर है, ऐसा हुआ है मेरे साथ भी, और आप गए और फ्रिज पर ऐसे लद जाते हैं, ठीक है, ऐसे अड़ जाते हैं और बात करने लगते हैं, सडन आपको शॉक लगता है। तो अड़ने से हुआ ये कि शॉक क्यों लगा? शॉक इस वजह से लगा क्योंकि आपका बॉडी उस फ्रिज के कॉर्नर से सट गया है, ठीक है, फ्रिज का कॉर्नर या स्टेबलाइजर के कॉर्नर से एकदम जो एज होता है, ठीक है, जैसे इस तरह का, तो यहाँ पर जो एज होगा कॉर्नर, ठीक है, एकदम एंड, सब जो वर्टेक्स होता है उस वर्टेक्स पर आपको जैसे ही टच होता है तो आपको शॉक लगता है। आप कहते हैं इसमें करंट आ रहा है, एक्चुअली करंट आ नहीं रहा है, वहाँ पर हो ये रहा है कि वहाँ पर आर बहुत कम है, इस वजह से वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इस वजह से आपको वहाँ पर शॉक लग रहा है। आप जैसे ही लगते हैं, हाथ रखते हैं और उफ झटका लग गया, ठीक है, फिर आप पूरे बॉडी पे हाथ रखते हैं, कुछ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही आप उस एज पर पर्टिकुलर एक फिंगर रखते हैं तो आपको झटका लगता है। क्यों लगता है, बात समझ में आ गया? तो अब से उस एज से बच के रहिएगा, नहीं तो आपका एज निकाल देगा, ठीक है। तो ये पहला टर्म था जो चार्ज डेंसिटी ऑन द कंडक्टर, ये क्या होता है ये चीज़ समझिए। इससे हम लोगों ने क्या समझा कि कोई भी कंडक्टर होगा उस पर जब हम चार्ज देंगे तो वो इक्विलिब्रियम स्टेज में आएगा और फिर आने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, उसके हर एक पॉइंट पर v कांस्टेंट हो जाएगा। v जब कांस्टेंट हो जाएगा तो जो कॉर्नर्स है वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ हम लोगों ने समझा इस पहले टर्म से। इसे ये सब चीज़ हम यूज़ करेंगे किसमें? वन वे ग्राफ जनरेटर में। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो ये है कि अभी जो महामारी फैली हुई है उसी के ऊपर है। ये कोरोना वायरस नहीं है, ये है कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। तो कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है ये हम लोग समझेंगे। कोरोना इज डिस्चार्ज, कोरोना वायरस नहीं है, ये कोरोना डिस्चार्ज है। अब कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है इसे थोड़ा समझें, ठीक है। ये सारे टर्म हम इसलिए समझ रहे हैं ताकि हमें वन वे ग्राफ जनरेटर इजीली समझ में आए। कोरोना डिस्चार्ज में एक्चुअली में क्या होता है, देखिए जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा, ठीक है, ये क्लाउड्स है, ठीक है, ये क्लाउड्स है और यहाँ पर अर्थ है। तो हम जानते हैं कि वाटर साइकिल के बारे में आप जानते होंगे कि जो भी पॉन्ड्स में जो पानी होते हैं वो वेपोराइज होकर ऊपर जाते हैं और फिर कंडेंस होकर वापस बरसते हैं, तो ये वाटर साइकिल है। तो जब वो वेपोराइज होकर ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने के ड्यूरेशन में, मतलब दौरान, वो होता ये है कि वो आपस में रब करते हैं, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में रबिंग होता है जिसकी वजह से सारे वाटर मॉलिक्यूल्स चार्ज हो जाते हैं। और जब चार्ज हो जाते हैं तो अर्थ जो बादल होगा उस बादल पर मान लेते हैं यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जब बादल पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया है उसके अपर वाले हिस्से पर, तो ये बादल कितना बड़ा होता है आप जानते ही हैं, ठीक है। तो उस सारे बादल पर क्या आ गया कि पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। तो ये न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करता है कि यहाँ पर जो अर्थ है, इस अर्थ के पास क्या है, कंडक्टर है, अर्थ बहुत बड़ा कंडक्टर है, तो इसके पास चार्जेस होते हैं निगेटिव। तो ये अर्थ के पास जो निगेटिव चार्ज है तो ये इस निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ बुलाना चाहता है, ठीक है, बुलाना चाहेगा और ये फील्ड क्रिएट करेगा क्योंकि इसके पास बहुत सारे एटम्स होते हैं, बहुत सारे चार्जेस होते हैं बिलियंस में। तो ये जो फोर्स लगाएगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा और फोर्स कितना होगा, QE, ये हम लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। अब ये चार्ज, ये जो बादल के ऊपर, ये आपका क्लाउड है, ठीक है, ये क्लाउड्स के ऊपर जो चार्जेस है वो है। अब देखिए ये इस नेगेटिव को अपनी तरफ बुलाना चाहता है, तो इसको बुलाने का जो प्रोसेस है वो क्या है, देखिए अर्थ पर होता ये है कि बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं ऊंचे ऊंचे। तो ये मान लेते हैं कि कोई बिल्डिंग, अब इस बिल्डिंग की वजह से, ये बिल्डिंग किससे अटैच है, ज़मीन से अटैच है। बिल्डिंग बनाने में क्या क्या यूज़ होता है, तो कंक्रीट यूज़ होता है और जो रॉड्स होते हैं, ठीक है, टाटा का या किसी भी चीज़ का, उसका यूज़ होता है रॉड्स। तो रॉड्स क्या है, मेटल है, आयरन, लोहा यूज़ होता है। तो वो लोहा इससे अटैच है और लोहा क्या है, कंडक्टर। तो उसके मदद से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ पहुँच जाते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ टॉप पर पहुँचे रहते हैं। अब देखिए जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस ज़मीन से यहाँ पहुँच गए
तो पहुंच के जब यहाँ आ जाएंगे तो ये इतने ज़्यादा, यहाँ का फील्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि ये इसको इसमें से खींचना शुरू कर देता है। जब इसमें से खींचना शुरू करेगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर ऊपर की तरफ भागना शुरू करेंगे। तो जब ये ऊपर की तरफ भागना शुरू करते हैं तो होता यह है कि यहाँ पर फोर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फील्ड बहुत ज़्यादा है, और फील्ड ज़्यादा होने की वजह से, फोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन को इतना फास्ट अपनी तरफ बुलाता है कि ये ऊपर तो जाता है, लेकिन साथ में करता ये है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये गर्म करता हुआ चला जाता है। तो जब ये एयर को गर्म करता हुआ चला जाता है तो गर्म करते 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 जैसे ही मैक्सिमम पहुंचता है ये लीक कर जाता है, यहाँ से लीक करके डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, यहाँ पहुंच जाता है और इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इस प्रोसेस में होता ये है कि ये जब न्यूट्रलाइज कर देगा तो प्रोसेस में होता ये है, जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के क्रम में होता ये है कि ये सारे एयर मॉलिक्यूल्स को गर्म कर देता है, बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है। और जब वो कोई भी चीज़ गर्म हो जाती है, कोई भी चीज़ गर्म हो जाता है तो वो चमकना शुरू करता है। तो ये गर्म होते हुए, गर्म करते हुए ऊपर चला गया तो ये खुद तो डिस्चार्ज हो गया, लेकिन जब ये खुद डिस्चार्ज हो गया है, लेकिन ये जो एयर मॉलिक्यूल्स को गर्म कर दिया है वो गर्म चमकने लगता है कि यहाँ पर लाइटनिंग हो रहा है। अब जब यहाँ पर लाइटनिंग हुआ तो लाइटनिंग का क्या कंसेप्ट है ये आप समझ गए। अब इसमें एक चीज़ और समझिए कि ये तो समझ गए कि बिल्डिंग की वजह से ये सारे नेगेटिव यहाँ टॉप तक पहुँच गए, टॉप तक पहुँच गए तो यहाँ से यहाँ डिस्चार्ज हो गया, और जिसकी वजह से इसने एयर मॉलिक्यूल्स को गर्म कर दिया, गर्म होने की वजह से वो चमकने लगे और मैंने कहा लाइटनिंग होने लगा। तो अब जब ये बिल्डिंग से होकर जाएगा तो बिल्डिंग बना किस चीज़ का है? आयरन और कंक्रीट का। तो आयरन तो कंडक्टर है, लेकिन जो कंक्रीट्स है, जो सीमेंट है, जो बालू है, जो मसाला इसमें यूज़ किया गया है वो एक्चुअली में बैड कंडक्टर है। तो जब किसी बैड कंडक्टर से ज़बरदस्ती आप चार्ज लेते हुए जाएंगे तो वो क्या करता है? उस सारे पार्टिकल को गर्म करता हुआ जाता है। तो यहाँ से बिल्डिंग में ये आप देखेंगे कि ये इस तरीके से ऊपर तो जा रहा है लेकिन एक गर्मी पैदा करता जा रहा है, और जैसे ही ये सारा यहाँ इकट्ठा होकर डिस्चार्ज होता है आपको स्पार्क उसी वक्त दिखता है, आपको लाइटनिंग दिखेगा, और सेम टाइम में आप कहेंगे कि बिजली गिरी और ये जल गया। तो ये एक्चुअली में बिजली गिरी नहीं है, ये यहाँ से लाइट ऊपर डिस्चार्ज हुआ, ठीक है। और हुआ ये है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स को जब इसने खींचा है तो सब इतना गर्म होता चला गया कि इस बिल्डिंग में आग लगनी शुरू हो गई और वो दरार पड़ गया। आप देखे होंगे बहुत सारे फुटेज आपने देखे होंगे बिजली के गिरने का, तो उसमें आप देखते हैं कि बीचों बीच ऐसे हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो क्यों होता है? क्योंकि वो पाथ है चार्जेस का, और उसी पाथ से वो गर्म होते हुए वहां गया और फिर डिस्चार्ज हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हर बिल्डिंग के साथ ये मसला फंसेगा तो होगा ये कि जो बिल्डिंग बनाने में जो वक्त लगा है, जो पैसे लगे हैं, जो मेहनत लगा है, ठीक है, वो सब बर्बाद एक झटके में। तो इसका कुछ ऑप्शन निकाला जाए तो हम लोग यूज़ करते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? देखिए, हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं और उस बिल्डिंग के ऊपर ऐसे एक ज़मीन से जब बिल्डिंग शुरू होता है तो उससे कनेक्टेड एक वायर लेते हुए जाते हैं वायर लेते हुए जाते हैं और उसके टॉप पर इस तरह का 3 या 4 जितना हो सके ऐसा निकाल देते हैं, ठीक है, कंडक्टर को ऐसा निकाल देते हैं। इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट ये है कि जब ये कंडीशन आएगा तो ये सारे चार्जेस यहाँ से होते हुए जाएंगे। तो जब सारे चार्जेस यहाँ से होते हुए जाएंगे तो इससे बिल्डिंग को कुछ असर नहीं पड़ने वाला है, और जब सारे चार्जेस यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पर चार्जेस मैक्सिमम होगा। कैसे मैक्सिमम होगा? क्योंकि अभी जस्ट हमने पढ़ा है, तो यहाँ पर चार्जेस मैक्सिमम होंगे। जब चार्जेस मैक्सिमम इकट्ठा होंगे तो ये ऐसे यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से बिजली, लाइट जो है वो ऊपर की तरफ, है ना, लाइट जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर आपको एक शावर दिखेगा, एक झरना टाइप का दिखेगा, ठीक है। और इस केस में सारे डिस्चार्ज हो जाएंगे लेकिन इस बिल्डिंग पे कोई भी असर होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो शावर दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज का कंडीशन क्या है? बात समझ में आ रहा है कि कहीं पर जब आप हाई वोल्टेज क्रिएट करेंगे
तो उस हाई वोल्टेज की वजह से हाई फील्ड होगा, फील्ड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा और वो अपने नियर बाई चार्जेस को अपनी तरफ खींचने का कोशिश करेगा। और जब वो अपने चार्जेस को नियर बाई चार्जेस को खींचने का कोशिश करेगा तो उस कंडीशन में होगा ये कि वो सारे चार्जेस जाएंगे। अगर उन्हें प्रॉपर रास्ता नहीं मिला है तो वो डिस्टर्ब मतलब डिजास्टर क्रिएट करते हुए जाएंगे, डैमेज करते हुए जाएंगे और फिर एक स्पार्क दिखेगा डिस्चार्ज का। ये जो स्पार्क दिखेगा डिस्चार्ज का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। हमारा रिजल्ट क्या निकला, तो इससे रिजल्ट ये निकला है कि इससे हम लोगों ने एक चीज़ समझा कि अगर कहीं पर आपको चार्ज स्प्रे करना है, चार्ज ट्रांसफ़र करना, और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र हो, जैसे यहाँ पर ये मेरा एक कंडक्टर है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि इस वाले कंडक्टर से इस वाले से इस पर चार्ज ज़्यादा जाए। तो जब इस वाले से चार्ज इस पर ज़्यादा जाए तो हम क्या करने का कोशिश करेंगे, तो हम ये करेंगे कि अगर हम सीधे इसे ऐसे अटैच कर दें तो चार्ज ज़्यादा जाएगा, या हम ये काम करें कि इसके ऊपर एक ब्रश टाइप का ऐसे कर दें और फिर इसके ऊपर अटैच कर दें, तब ज़्यादा चार्जेस जाएंगे। तो हम ये समझेंगे कि इस वाले कंडीशन में चार्जेस कम जाएंगे, इस वाले कंडीशन में चार्जेस ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि पॉइंट्स क्रिएट होंगे, और जब पॉइंट्स क्रिएट होंगे तो वहाँ पर सरफेस बहुत कम होगा, सरफेस बहुत कम होगा तो वहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा जब हो जाएगा तो फिर इस तरीके से डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ इससे कोरोना डिस्चार्ज से हम लोगों ने क्या कंक्लूज़न निकाला, कि हमने ये कंक्लूज़न निकाला कि अगर आपको चार्ज ट्रांसफ़र करना है, भेजना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप क्या बनाएं, इस ब्रश टाइप का फिगर बनाएं। ब्रश टाइप के कॉन्फ़िगरेशन से मैक्सिमम चार्जेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो पहला हम लोगों ने जो समझा, दूसरा समझा, अब हम लोग तीसरा जो समझे हैं वो क्या है, कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज, इससे क्या समझा हम लोगों ने, तो इससे समझा ब्रश कॉन्फ़िगरेशन ट्रांसफर मैक्सिमम चार्ज। तो ये हम लोगों ने समझा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद कल इंशाल्लाह आपका जो वॉन दे ग्राफ जनरेटर के ऊपर जो लेक्चर है वो फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और कल वाले लेक्चर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इजीली देख सकते हैं। 2 पार्ट में मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको बहुत अच्छे और बारीकी तरीके से समझ में आए कि एक्चुअली में वॉन दे ग्राफ जनरेटर है क्या, इसके प्रिंसिपल क्या क्या है और एक्चुअली में होता क्या क्या है, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ फिजिक्स पढ़ते रहें और अपने फिजिक्स के नॉलेज को बढ़ाते रहें। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।